हिजाज़ी वॉइस चैनल के तमाम सुनने और देखने वालों को खुलूस भरा सलाम। पुराने ज़माने में दूर दराज के गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था। किस्मत से इसकी शादी हो गई। बीवी ने चूल्हा चौका संभाला तो उसे घी शुक्र लगाकर रोटी पक्का कर दी। जुलाहे ने जी भर कर खाई और अपने हाथ अपने बाजू से पूंछ लिए और कमर सीधी करने को 2 घड़ी लेट गया। गर्मियों का मौसम था, मक्खियों ने बाजू पर यलगार कर दी। जुलाहे ने झुलाकर बाजू पर एक हाथ जो मारा तो बहुत सी मक्खियां वहीं ढेर हो गईं। गिने तो 30 निकली। जुलाहे ने सर ऊंचा किया और अपनी नई नवीली दुल्हन पर रोब जमाते हुए कहा, देखी मेरी बहादुरी, एक ही वार में 30 के 30 दुश्मन ढेर कर दिए। आइंदा से मुझे 30 मार खान कहकर बुलाया करना। बीवी ने जवाब दिया कि मैं तो कह दूं, मगर सारा गांव तुम्हारी 7 नस्लों से वाकिफ है, वो तुम्हें क्यों खान मानेगा। फैसला हुआ कि गांव छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाया जाए जहां कोई जुलाहे को जानता ना हो और वहां 30 मार खान बनकर रहा जाए। काले कोसों दूर के एक शहर में पहुंचकर 30 मार खान ने मुलाजमत तलाश करनी शुरू की। पता चला कि राजा की फौज में भर्ती हो रही है। 30 मार खान उधर पहुंचे। दारोगा ने नाम पूछा तो कहने लगे कि मैं 30 मार खान हूं, एक वार में 30 दुश्मनों को ढेर करने वाला बहादुर 30 मार खान। दारोगा बहुत मुतासिर हुआ और राजा को खबर की कि एक पहलवान आया है जो एक वार में ही 30 दुश्मनों को मुर्दार कर देता है। राजा बेताब हुआ और ऐसे बहादुर की जियारत करने को उसे दरबार में बुला लिया और उसकी खूब तकरीम की। ये देखकर उसके पुराने दरबारी हसद का शिकार हो गए। उन्होंने राजा को कहा कि शुक्र है कि ऐसा बड़ा सूरमा आपके दरबार में आया है। अब ये जरूर उन 7 खूनखार डाकुओं से हमारी प्रजा को नजात दिलाएगा जो पहाड़ों में मुसाफिरों को कत्ल करके उनका माल लूट लेते हैं। राजा को ये तजवीज़ बहुत पसंद आया और उसने 30 मार खान को 7 पहाड़ी डाकुओं का कला कमा करने का हुक्म दिया। 30 मार खान निहायत परेशानी के आलम में घर वापस पहुंचा और बीवी को कहा कि चलो भाग चलते हैं, इससे पहले कि मैं जान से जाऊं। बेगम 30 मार खान ने इसे तसल्ली दिलासा दिया और 7 मीठे पराठे जहर मिलाकर पक्का दिए और 30 मार खान को कहा कि पहाड़ों पर जाओ और कुछ माल और ये पराठे एक गठरी में बांध लो। डाकू आए तो दूर से ही उनको देखकर गठरी फेंक कर भाग जाना और छपकर उनको देखते रहना। 30 मार खान ने यही किया। डाकुओं ने इसे गठरी फेंक कर भागते देखा तो रोककर गठरी खोली और इसमें माल दौलत देखकर उसे आपस में बांटने लगे। सामान के साथ बंधे 7 मीठे पराठे देखकर उनकी भूख खिल गई। सब ने एक एक पराठा खाया और सब वहीं ढेर हो गए। 30 मार खान छपकर उन्हें देख रहा था। उसने उनका माल दौलत और हथियार अपनी गठरी में बांधे और राजा के दरबार में आकर उसके सामने ढेर कर डाले। राजा ये माल देखकर खुश हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि हथियार तो कुल 7 थे। उसने पूछा कि खान साहिब, अब के हथियार कहाँ हैं? 30 मार खान ने फख्र से सर बुलंद करके कहा, मुझे पता चला था कि वो सिर्फ 7 है। 150 होते तो मैं हथियार लेकर उनके मुकाबले पर निकलता। मैं तो एक वार से ही 30 को मार डालता हूं। सिर्फ 7 दुश्मनों को मारने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी है।
राजा बहुत मुतासिर हुआ और 30 मार खान को उसने अपनी फौज का सिपा सालार बना दिया। 30 मार खान की ये तकरीम देखकर दरबारी मजीद हसद में मुब्तला हुए। कहने लगे कि एक आदम खुर शेर ने करीबी गांव में ऊधम मचाया हुआ है, कोई इसे मार नहीं सका और वो दर्जनों आदमी खा गया है। इसे तो सिर्फ 30 मार खान जैसा जीदार ही काबू कर सकता है। राजा ने सोचा और हुक्म दिया कि 30 मार खान को गांव की हवेली में पहुंचाया जाए। 30 मार खान और उसकी बीवी गांव पहुंचे ही थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो कमरे में घिसे ही थे कि दरवाजा खुला पाकर शेर भी हवेली में आन पहुंचा। 30 मार खान ने दरवाजे की झरी से देखा कि बाहर सहन में शेर घात लगाए बैठा है। ऊंची आवाज में बोले, तलवार पकड़ा, मैं अभी जाकर इस शेर की बूटी बूटी करता हूं। बीवी कहने लगी कि ठहरे खान साहिब, इस अंधेरी रात में शेर बहुत खतरनाक होगा। 30 मार खान हुनकारी हुए कहा, शेर से मैं क्या डरता हूं, ऐसे 100 शेर मार चुका हूं, मुझे डर तो टपके का है। छत से टप टप टपका गिर रहा है, मुझे इसका खौफ है, ऐसे 1000 शेरों को ये टपका खा जाता है। शेर डर गया कि ये टपका न जाने क्या बिला है जो 1000 शेरों से बढ़कर खतरनाक है। वो डर कर सिटोर में छप गया ताकि टपके से बच सके। 30 मार खान ने ये देखते ही दौड़ लगाई और बाहर से सिटोर का दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह उसने राजा को पैगाम भेजा कि इसने शेर को जिंदा पकड़ लिया है। राजा साहिब अपनी सिपा के साथ आए तो वाकई कोठरी में शेर बंद था। उन्होंने 30 मार खान से पूछा कि किस हथियार से तुमने शेर का मुकाबला किया है। 30 मार खान ने मूंछों को ताव देकर फरमाया, हथियार कैसे? क्या एक आदम खुर शेर को काबू करने के लिए भी हथियार की जरूरत होती है? मैंने इसे दोनों कानों से पकड़ा, कांधे पर लादा और उधर कोठरी में बंद कर दिया। शेर को सिपाही पिंजरे में बंद करके शहर की तरफ चले और आगे आगे हाथी पर राजा और 30 मार खान सवार थे। पुराने दरबारी ये देखकर खूब जले और उन्होंने पड़ोस के दुश्मन राजा से साज़बाज करके उसे मुल्क पर हमला करने को राजी कर लिया। राजा को दुश्मन के हमले की खबर मिली तो उसने 30 मार खान को हुक्म दिया कि वो फौज लेकर जाए और दुश्मन का मुकाबला करे। 30 मार खान घर पहुंचा और बेगम 30 मार खान को कहने लगा कि मैं तो जिंदगी भर घोड़े पर नहीं बैठा, बेहतर यही है कि हम भाग चलें। बेगम 30 मार खान ने इसे तसल्ली दिलासा दिया और कहा कि तुम अपने पांव घोड़े की रिकाबों से बांध लेना और यूं तुम घोड़े से नहीं गिरोगे। जब हमला शुरू हो तो अपना घोड़ा तेज भगाकर वहां से निकल जाना। सब यही समझेंगे कि तुम दुश्मनों पर हमला कर रहे हो। अगर तुम्हारी फौज जंग जीत गई तो वापस फौज में मिल जाना, हार गए तो जान बचाकर भाग जाना। 30 मार खान ने ऐसा ही किया। सिपाहियों को रिकाबों से पांव बांधने का हुक्म दिया तो वो हिकी बके रह गए। 30 मार खान ने उनकी हैरत देखकर कहा, दुश्मन को देखते ही मैं तैश में दीवाना हो जाता हूं और घोड़ा मेरी रफ्तार का साथ नहीं दे पाता, इसलिए घोड़े के साथ पांव बांधना जरूरी है। सिपाही ने पियर बांधकर ये सोचा कि अब खान साहिब खुद से घोड़े को और तो लगा नहीं सकते और घोड़े की पुश्त पर एक कुमची पूरी कुव्वत से जमा दी ताकि वो 30 मार खान साहिब की रफ्तार का साथ दे सके। घोड़ा तीर की तरह सफों से निकला और दुश्मन की तरफ दौड़ा। खुद को तनहा दुश्मन की तरफ जाते देखकर 30 मार खान के हाथ पांव फूल गए।
ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے سے بندھے۔ درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی، وہ اکھڑ کر ان کے سر پر آن گرا۔ گھوڑا درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برق رفتاری سے بڑھا۔ دشمنوں نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اور جب دھول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ ایک درخت تیر کی مانند ان کی طرف بڑھا چلا رہا۔ وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے، اور اس کے جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حواس باختہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ 30 مار خان دشمن کو تنہا شکست فاش دے کر واپس پلٹے تو راجا نے قلعے سے باہر نکل کر ان کا خود استقبال کیا اور ان کو انعام میں نوبت اور ہاتھی عطا کیے۔ ایسا جیدار شخص بھلا کس نے دیکھا تھا جو تنہا ایک لشکر کو شکست دینے پر قادر تھا؟ اور درباری بھی اب 30 مار خان کی بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے۔ راجا نے 30 مار خان کے رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو صاحبو، بات یہ ہے کہ کئی ہیرو بازو کی بجائے زبان کے زور سے ہی 30 مار خان بن جاتے ہیں۔ یہ بیگمات ہی ہوتی ہیں جو اچھے بھلے آدمی کو 30 مار خان بنا کر اس کا رتبہ بڑھا دیتی ہے۔